गुड इवनिंग बच्चों। 12th क्लास के बच्चे जो फर्स्ट बुक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू कर दें। यस, सॉलिड स्टेट चैप्टर की ये हमारी क्लास नंबर 4 है। हम लोग इससे पहले 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं और जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो आपको एक बार याद दिला दूं। हमने पढ़ा था एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक एससीसी के बारे में पढ़ा था। आपको याद दिला दूं। अगर किसी बच्चे ने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप लोग आज की क्लास के ऊपर फोकस करिए। पिछली जो वीडियो आपकी रह चुकी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल यहां से समझने की कोशिश करो। देखो, हमें टॉपिक करना है क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल। अब ये जो क्यूबिकल यूनिट सेल होती है इसके टोटल हम 4 टाइप पढ़ते हैं। भाई एक पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक, एक हम पढ़ते हैं बीसीसी, तीसरा एफसीसी और एक और टाइप पढ़ा जाता है ईसीसी। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसकी फुल फॉर्म होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसकी फुल फॉर्म होती है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बस आप लोग ना एक बात का ध्यान रखा करो, मेरे साथ साथ आप लिखने की कोशिश करें। आप अपने रजिस्टर को परफेक्टली बनाएं और जो मैं बोलता जा रहा हूं मेरे साथ लिखते रहिए, समझते रहिए और मेरे साथ कॉपी करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यार इतना लिखने के बाद आप इन सब के नीचे एक एक क्यूब बना लीजिए। सिंपल क्यूबिक मतलब हमने इस तरीके से एक क्यूब ड्रॉ की। एंड बॉडी सेंटर बीसीसी के अंदर भी हमने एक ऐसे करके क्यूब ड्रॉ किए। और फेस सेंटर्ड ईसीसी, फेस सेंटर के अंदर भी आपने ऐसे करके क्यूब ड्रॉ कर लिया। मतलब चारों के नीचे आप एक एक क्यूब बना लीजिए। अब देखिए, मतलब समझिएगा अच्छे से। हमने क्या किया, इस क्यूब के कॉर्नर पर एक एटम रखा। जब एटम को इस तरीके से रखा जा रहा है कि एटम का जो सेंटर है वो क्यूब के कॉर्नर पर आ रहा है। जब कभी भी किसी भी एटम को हम क्यूब के सेंटर पर रखते हैं तो एटम का 1/8 पोर्शन क्यूब के अंदर आता है, 1/8। बाकी इस एटम का जो 7/8 पोर्शन होगा, 7/8 पोर्शन वो क्यूब से बाहर होगा। क्यूब के अंदर सिर्फ 1/8 एटम आ रहा है। ऐसे ही बाकी के जितने भी कॉर्नर्स बचे, हमने सभी कॉर्नर पर एक एक एटम इस तरीके से रख दिया। हमने कितनी जगह एटम रखा है? 8। हमने 8 पॉइंट पर एक एक एटम रख दिया। बीसीसी में क्यूब के जितने भी कॉर्नर हैं, सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रखा जाता है। और कॉर्नर के अलावा हम क्यूब के बीचों बीच, क्यूब के सेंटर में भी एक एटम रखते हैं। क्यूब के सेंटर में ये एटम वहां रखा गया है जहां पे क्यूब के डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जहां क्यूब के डायगोनल कट करती है वहां पे हमने एटम रखा। देखो, मैंने कहा कि जो एटम इस कॉर्नर पर रखा है इसका कितना पोर्शन क्यूब के अंदर आएगा? 1/8। और जो हम क्यूब के बीचों बीच एटम रख रहे हैं उस एटम का सारा पोर्शन क्यूब के अंदर आ रहा है। हम इसमें क्या करते हैं कि क्यूब के जितने भी कॉर्नर हैं सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रखते हैं। और कॉर्नर के अलावा क्यूब के ना 6 फेस होते हैं। हर फेस के सेंटर पे हम एक एक एटम प्लेस कर रहे हैं। जितने भी फेस के सेंटर है हर फेस के सेंटर पर भी एक एक एटम रख रहे हैं। हर एक फेस के सेंटर पे आपने एटम रखा। ये जो एटम रखे हैं एक पीछे वाले फेस पर रखा है, एक उसके सामने वाले फेस पर रखा है। आप इमेजिन करिएगा, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के अंदर 4 तो दीवारें होगी, उस कमरे में नीचे का फर्श हो गया, उस कमरे में ऊपर की छत हो गई। तो उस कमरे में जितने भी फेस हो गए, हर फेस के सेंटर पे आप एक आइटम रख रहे हैं। जैसे ये आप एक दीवार मान लीजिए, अगर इस
दीवार के बीचों बीच एक एटम रखा जाता है तो उस एटम का आधा पार्ट इस तरीके से कमरे में आएगा, आधा पार्ट दीवार से पीछे की तरफ जा रहा होगा। मतलब जिस एटम को हम किसी भी फेस के सेंटर पर रखते हैं उसका आधा पार्ट ट्यूब के अंदर होता है और आधा पार्ट ट्यूब से बाहर होता है। तो यहाँ पे ये जो एटम रखा गया है इस एटम का आधा पार्ट ट्यूब के अंदर है, आधा पार्ट ट्यूब से बाहर। यहाँ ये जो एटम रखा गया है फेस के सेंटर पे है, इसका आधा पार्ट ट्यूब के अंदर है, आधा पार्ट ट्यूब से बाहर की साइड है। बाकी जो एटम कॉर्नर पर रखा गया है उसका कितना पोर्शन ट्यूब के अंदर आ रहा है 1/8। एंड ईसीसी या ईसीसी में जितने भी कॉर्नर होती हैं हम सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रखते हैं। जितने भी कॉर्नर है सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रखते हैं। हम ईसीसी में कॉर्नर के अलावा कोई से भी दो आमने सामने के फेस पे भी एटम रख देते हैं। कोई से भी दो आमने सामने के फेस, जैसे एक एटम हमने इस फेस पर रखा तो दूसरा एटम हमने इस वाले फेस पर रख दिया। कोई से भी दो आमने सामने के फेस, यानी हमने इसके अंदर क्यूब में कितनी जगह एटम रखा है, टोटल 10 पॉइंट पर रखा है, 10 पॉइंट पर रखा है। 10 में 8 से तो कॉर्नर हो गए और बाकी के दो फेस के सेंटर। चलिए फिलहाल आप में से कई बच्चों को सिंपल क्यूबिक, एससीसी, बीसीसी बॉडी सेंटर और ईसीसी, एफसीसी और ईसीसी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पर मैं अभी एक एनिमेटेड वीडियो आपके सामने शो करने जा रहा हूं। आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके नीचे मुझे अब पूरी टेबल बनवानी है। मैं एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको अभी और अच्छे से समझाता हूं कि एससीसी बीसीसी क्या है। इसको बनाओ और एक वीडियो चेक करिए आप लोग। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एससीसी में आप देख रहे हैं कि हर कॉर्नर पर एक एक एटम था और ये इस तरीके से हैं जैसे 8 बॉल एक दूसरे को टच कर रही हैं। 4 बॉल नीचे हैं, 4 बॉल ऊपर हैं। और अगर 4 बॉल नीचे वाली हम चेक करें तो उन चारों के कॉर्नर को सेंटर को ज्वाइन करने पर एक स्क्वायर बनेगा और ऊपर वाली चारों बॉल के सेंटर को ज्वाइन करने पर एक स्क्वायर बनेगा। अगर हम इन सभी को इस तरीके से कट करते हैं और इन सबको अगर कट किया जाए तो एक छोटी सी हमारे सामने ये जो क्यूब आएगी, इस क्यूब के अंदर जो कॉर्नर पर एटम है उसका 1/8 पोर्शन क्यूब में आ रहा था। छोटी छोटी क्यूब को मिलाया जाए, मतलब यूनिट सेल को मिलाया जाए तो पूरा का पूरा क्रिस्टल बनेगा। एससीसी यूनिट सेल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारी एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर पर एक एटम था जिसका 1/8 पोर्शन था। हर एटम का 1/8 जब हम ऐड करते जाते हैं तो पूरे मिलाकर एक एटम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल क्यूबिक में एक एटम माना जाता है क्यूब के अंदर। ये है बीसीसी। बीसीसी में सेंटर में एक एटम है और सभी कॉर्नर पर एक एक एटम है। कॉर्नर वाले एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन बॉडी के सेंटर में जो एटम है वो सभी कॉर्नर वालों से टच होता है। कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन सभी कॉर्नर वाले बॉडी के सेंटर में रखे हुए एटम को टच कर रहे थे। अगर हम बीसीसी की सिंपल यूनिट सेल बनाए तो कॉर्नर वाले एटम को मिलाकर एक एटम बनेगा और जो बॉडी के सेंटर में था वो पूरा का पूरा था, यानी टोटल 2 एटम हो गए। तो बीसीसी में 2 एटम थे। ये है एफसीसी। एफसीसी में हर कॉर्नर पर एक एक एटम है। कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर पे भी एटम है। येलो वाला एटम फेस के सेंटर पे है और ब्लू वाला कॉर्नर पर है। जो एटम कॉर्नर वाले हैं वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, पर हर फेस के सेंटर पे जो एटम रखा है वो कॉर्नर वालों से टच हो रहा था। एफसीसी में आप देख रहे हैं कि जो येलो कलर का एटम था उसका आधा पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा है, कॉर्नर वालों का 1/8। और टोटल मिला के कितने एटम माने जाएंगे? टोटल मिला के माने जाएंगे टोटल 4 एटम। तो एफसीसी के अंदर आपने देखा कि टोटल 4 एटम आ रहे थे।
ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। एंड मैंने अभी आपके साथ एक एनिमेटेड वीडियो शेयर की होगी, या वो जो एनिमेटेड वीडियो है उसमें सिंपल क्यूबिक जो आपने देखा उसके अंदर टोटल मिलाकर एक एटम काउंट हो रहा था। बीसीसी की आपने जो वीडियो चेक करी उसमें बीसीसी में 2 एटम काउंट हो गए, और एफसीसी में क्यूब के अंदर टोटल 4 एटम काउंट हो रहे हैं, और ये जो ईसीसी है इसमें क्यूब के अंदर सिर्फ 2 एटम काउंट करें। जरा एक बार मैथमेटिकली समझते हैं। हेडिंग लिखिएगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। सुनो, हमें यह पूछा जा रहा है कि क्यूब के अंदर कितने एटम है। जो क्यूब के बाहर निकल रहे हैं उसको काउंट नहीं करना, सिर्फ क्यूब के अंदर। भाई 1/8 पोर्शन इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका एंड 1/8 इसका, इन सब का अगर 1/8 काउंट किया जाए तो टोटल कितने एटम बन जाएंगे। एक एटम का कितना पोर्शन है 1/8। कितनी जगह एटम रखा हुआ है 8 पॉइंट पर रखा हुआ है, तो टोटल मिला के कितने एटम हो गए 1। 1/8 इसका प्लस 1/8 इसका प्लस 1/8 इसका प्लस 1/8 इसका, इन सबको मिला के एक एटम माना जाएगा। मतलब हम कहेंगे कि सिंपल क्यूबिक जो होता है उसमें क्यूब के अंदर सिर्फ एक ही एटम है। जो पोर्शन क्यूब से बाहर निकल रहा है उसे हम क्यूब के अंदर काउंट नहीं कर सकते। इस क्यूब के अंदर सिर्फ एक ही एटम माना जाएगा। तो जब हम सिंपल क्यूबिक के न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल में जेड की जगह 1 लिया जाएगा। बॉडी सेंटर बीसीसी, बीसीसी में जो एटम कॉर्नर पर रखा है इसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा है 1/8। ये जो कॉर्नर पर रखा होता है उसका 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा है। कितने कॉर्नर है टोटल, टोटल मिला के 8 कॉर्नर है। तो 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, टोटल हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस ये जो एटम क्यूब के बीचों बीच रखा है, भाई इसका तो सारा का सारा पार्ट ही क्यूब के अंदर आ रहा है ना। तो जो एटम क्यूब के सेंटर में रखा गया है इसको कितना माना जाएगा 1 माना जाएगा। तो क्यूब के सेंटर में एक एटम है, इसको सॉल्व करके जेड इक्वल टू कितना आएगा 2। यानी जब हम बीसीसी के न्यूमेरिकल करते हैं तो बीसीसी में जेड इज इक्वल टू 2 के बराबर रखा जाता है। फेस सेंटर एफसीसी को समझिएगा, जब एफसीसी में जेड इक्वल टू कॉर्नर वाले का कितना पार्ट क्यूब में आ रहा है 1/8। कितने कॉर्नर है टोटल 8 कॉर्नर है। प्लस जो एटम हमने फेस के सेंटर पर रखा है उसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा है, आधा पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा है। इसका कितना पार्ट आ रहा है 1/2, 1/2 इसका, 1/2 इसका, 1/2 इसका, 1/2 इसका। हमने कितनी जगह एटम रखा है 6 पॉइंट पर रखा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई पे 6। जो एटम फेस के सेंटर पे है उसका आधा पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा है। और हमने कितने फेस के सेंटर पर रखा है एटम को 6 फेस पर रखा है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके जेड इक्वल टू कितना आ गया 4। यानी ये जो एफसीसी होता है इसमें क्यूब के अंदर टोटल 4 एटम माने जाते हैं। राइट, क्यूब के अंदर टोटल 4 एटम। अब बात करते हैं ईसीसी। यार ईसीसी में कॉर्नर वाले का कितना होगा 1/8 इंटू 8 प्लस ये जो फेस के सेंटर पर रखा है इसका कितना पार्ट है 1/2। लेकिन ये जो ईसीसी होता है इसमें हम सिर्फ 2 ही फेस पे आइटम रखते हैं, आमने सामने के कोई से भी 2 फेस। यानी इसमें कितने फेस से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2, तो टोटल जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अभी हमने ये कैलकुलेशन करी कि सिंपल क्यूबिक में बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में क्यूब के अंदर टोटल कितने एटम माने जाएंगे। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करते वक्त हम सिंपल क्यूबिक के लिए जेड इक्वल टू 1, बॉडी सेंटर पे जेड इक्वल टू 2, फेस सेंटर में जेड इक्वल टू 4, ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पुट करनी है। और एक और बात, ये जो वर्ड लिखा है ईसीसी,
अब इसके बारे में हमें आगे और कुछ नहीं पढ़ना, ईसीसी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अभी जो पूरा चैप्टर पढ़ा जाएगा 12th में, आईआईटी के पेपर में, मेडिकल के पेपर में, हर एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 शब्द की ही बात की जाएगी। आपको पहले ये चीज कॉपी कर लीजिए, अभी इसके आगे कंटिन्यू कर दो, जल्दी कॉपी करिए। ठीक है, चलिए मैं इस चीज पे रब करते, आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ही लेंगे, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैंने इसके नीचे कुछ फार्मूले लिख रहा हूं, मतलब एक टेबल आप बनाते जाइए। ये जो ईसीसी है इसको तो हमें अब पढ़ना नहीं है, इसके बारे में इसको तो मैंने मिटो दिया, रब कर दिया। फिलहाल मैं कुछ फार्मूले नोट कर रहा हूं, वो फार्मूले लिखिए और एक एक फार्मूले का मीनिंग समझाता हूं आपको। आप लोग यहां पे क्यूब की जो साइड होती है उसे ना एज लेंथ कहते हैं और इसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। मतलब जैसे ये क्यूब की साइड है, तो क्यूब की ये जो साइड होती है इसको हम ए से डिनोट करेंगे, एज लेंथ। और हमने जितने भी एटम लिए हैं, इस एटम की जो रेडियस है इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा। मतलब जैसे ये वाला एटम है, इस एटम की रेडियस को किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। एंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। नेबर का मतलब आपको पता है, नेबर का मतलब क्या होता है? मतलब साथ वाला एटम, साथ वाले एटम के बीच का डिस्टेंस, साथ वाले एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जब जैसे ये एक एटम है, अब इसके साथ अगर कोई एटम रखा है तो वो एटम इसको ऐसे टच कर रहा है, दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? कोई बच्चा कहता है जी 0 डिस्टेंस है। एक्चुअली दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस देखा जाता है वो एटम के सेंटर से देखते हैं कि एटम के सेंटर से कितना डिस्टेंस है। यानी इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस है? इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, यानी d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r। तो हमें स्मॉल a का मतलब क्या लेना है? क्यूब की साइड। r का मतलब एटम की रेडियस और स्मॉल d का मतलब है दो एटम के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, साथ वाले एटम के बीच से दूरी कितनी है, जिसे हम कहते हैं नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। सिंपल क्यूबिक में a इज इक्वल टू 2r के बराबर होता है। बॉडी सेंटर में 4r इक्वल टू a√3 के बराबर होता है और फेस सेंटर में 4r इक्वल टू a√2 के बराबर होता है। भाई मैंने फार्मूले डायरेक्ट लिख दिए, अभी मैं इनका पूरा डेरिवेशन आपको कराता हूं कि ये फार्मूला किस तरीके से आया, ये फार्मूला कैसे आया, ये मैं आपको ड्राइव कराऊंगा। और वीडियो के बीच में मैं कुछ 3D में एनिमेटेड क्लिप साथ में ऐड करूंगा सो दैट कि आपको ये क्लियर होता रहे, है ना। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, आपको कुछ सेकंड दिए, जल्दी कॉपी करिए। कॉपी करने के लिए तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके कर सकते हो। वेल एक और डेफिनेशन इसके बाद। अब यार इसके अंदर 2r किसके बराबर है? स्मॉल d के बराबर है। जब 2r स्मॉल d के बराबर है तो इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू स्मॉल d। मतलब सिंपल क्यूबिक में दो एटम के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? स्मॉल d के बराबर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into में 2r इक्वल टू a√3। भाई 4r की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो 4r है, 4r का मतलब क्या है? सॉरी 2r का मतलब क्या है? स्मॉल d। तो ये जो 2r था मैंने इसकी जगह d लिख दिया, मतलब इसको लिखा जाएगा 2d। इसका रिलेशन आ जाएगा 2d इज इक्वल टू a√3। यहाँ पे r का मतलब एटम की रेडियस, d का मतलब दो एटम के बीच का डिस्टेंस।
ऐसे ये जो 4r है इसको लिखा जाएगा 2d इज इक्वल टू a√2। चलिए ये तो मैंने अभी कुछ फार्मूले लिखे कि सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर में फार्मूले क्या होते हैं। अब मैं इनका डेरिवेशन कराता हूं कि ये रिलेशन एक्चुअली आया कहां से। इसका डेरिवेशन करते हैं एक एक करके। पहले एससीसी करेंगे, फिर बीसीसी, फिर हम पढ़ेंगे एफसीसी। इसके बारे में पढ़ेंगे, सुनो। तो आप लोग हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस ऑफ एटम आर। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम स्मॉल आर। सबसे पहले बात की जाती है सिंपल क्यूबिक एससीसी के लिए। यह समझने के साथ साथ आपको थोड़ा 3D में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है? जस्ट मिनट। मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा 3D के अंदर इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं अपने माइंड में इमेजिन करते रहिएगा और हमेशा उस रूम को अपने माइंड में इमेजिन करिएगा जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं। आप सोचिएगा कि जिस कमरे में आप बैठे हैं वो क्यूब की शेप के अंदर है। इस तरीके से माइंड में पिक्चर लेके चलिएगा। उस कमरे के राइट साइड में एक आपने रूम बना रखा है, उस रूम के लेफ्ट में एक रूम बना रखा है, रूम के ऊपर भी आपने रूम बना रखा है, रूम के नीचे भी रूम बना रखा है। मैं बोलता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। एससीसी की बात करते हैं। देखो एससीसी एक्चुअली है क्या। हमने एक एटम लिया। अब ये एटम ऐसे तो रखा नहीं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखा होगा। इस एटम के बिल्कुल साथ में हमने एक और एटम रखा एंड इसके भी साथ हमने एक एटम रखा। और ये चारों जो एटम है, चारों एटम एक ही चीज के हैं। चारों एटम जब एक ही सब्सटेंस के हैं, एक ही एलिमेंट के हैं, यानी इनकी रेडियस बराबर बराबर होगी। चारों की रेडियस एग्जैक्टली बराबर बराबर है। मतलब आप इसको इमेजिन ऐसे करिए कि चार एटम आपके पास ऐसे रखे हुए हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, और चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पर आमने सामने के एटम टच नहीं कर सकते। चार बॉल आपके पास ऐसे रखी हुई है। अब इन चारों बॉल के ऊपर एक एक बॉल और रख दो। वीडियो के साथ जो एनिमेटेड क्लिप आपको दिखाता रहूंगा उसको माइंड में इमेजिन जरूर करिएगा। इन चारों बॉल के ऊपर आप एक एक बॉल और रख दो। जब हम इन चारों के ऊपर एक एक बॉल और रख देते हैं तो आपकी माइंड में शायद पिक्चर आ गई होगी कि 8 बॉल वाली स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब आप इसको इस तरीके से देखिए कि हमने एक क्यूब बनाई एंड हम ये जो क्यूब बना रहे हैं, क्यूब के जितने भी एंगल है सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्यूब के अंदर जितनी भी साइड होती है, जितनी भी एज होती है, सबकी लेंथ बराबर बराबर होती है। या क्यूब के अंदर ये जो नीचे का स्पेस है ये एक स्क्वायर की शेप में होगा और ऊपर की ये जो रूफ है वो भी स्क्वायर की शेप में होगी। मतलब नीचे का जो बेस है वो भी स्क्वायर और ऊपर की जो छत है, ऊपर की जो रूफ है वो भी स्क्वायर। अब मैंने 4 एटम इसके कॉर्नर पर ऐसे रखे। मतलब ये 4 एटम वो एटम है जो मैंने नीचे यहां पे दिखाए थे आप लोगों को। ये एटम इसको टच करेगा, ये एटम इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, पर इसमें हम 2D में शो नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली वो टच करेंगे। अब इन चारों के ऊपर हमने एक एक एटम और रख दिया। इस एटम के ऊपर ये एटम रखा है, इसके ऊपर ये एटम रखा होगा, इसके ऊपर ये एटम रखा होगा और इस एटम के ऊपर हमने एग्जैक्टली एटम जब रखा तो आप इसे नाम देते हैं सिंपल क्यूबिक। अब अगर मैं क्यूब की ये जो साइड है इसकी बात करूं, इस साइड को स्मॉल ए से डिनोट किया जा रहा है।
और इस एटम की रेडियस को डिनोट किससे कर रहे हैं, स्मॉल r। अगर क्यूब की ये जो साइड है इसको ऐसे बाहर निकाला जाए तो एक एटम तो यहां रखा है, ये वाला एटम, इस एटम का कॉर्नर यहां पर इधर है, सेंटर पे है ना, और एक एटम यहां पे रखा हुआ है। दोनों एटम का साइज बराबर है, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे ये दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एटम इस एटम को टच कर रहा है। अब देखिए इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, और ये पूरी साइड इसके बराबर है a, तो यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा, a = 2r। अब जब 12th में बोर्ड में पेपर आते हैं तो हमें इस तरीके से 3D में समझाना नहीं होता, हमें ये डायरेक्ट यूज करना होता है। तो आप पेपर में ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज करेंगे कि सिंपल क्यूबिक में क्यूब की साइड ट्वाइस ऑफ r के बराबर होती है। थोड़ा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। लिखने का टाइम आपको थोड़ा शायद हो सकता है कम मिले, लेकिन फिर भी भाई आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा, अब आगे की बात करते हैं। ये मैंने आपको सिंपल क्यूबिक समझाया, अब मैं आपको बॉडी सेंटर बीसीसी समझाता हूं। मैं हर टॉपिक के बीच में एनिमेटेड वीडियो डाल रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक परफेक्ट पिक्चर बन सके कि बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो भाई, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। बॉडी सेंटर बीसीसी, बॉडी सेंटर बीसीसी में क्या होता है कि हमने अच्छा, बॉडी सेंटर से पहले मैं एफसीसी समझा देता हूं आपको, क्योंकि एफसीसी थोड़ा सा आसान होता है। तो बीसीसी से पहले मैं आपको एफसीसी समझा देता हूं। जब फेस सेंटर एफसीसी में क्यूब के जितने भी कॉर्नर थे, हमने सभी कॉर्नर पर एक एक एटम ऐसे रखा था। अब एक बात सोचिए कि अगर हम क्यूब का कोई सा भी फेस कंसीडर करें, क्यूब का कोई सा भी फेस कंसीडर करें, ऊपर वाली रूफ कंसीडर करो, नीचे का फ्लोर कंसीडर करो, या फिर ये वाला फेस या फिर ये वाला फेस, कोई सा भी फेस, क्यूब के सारे फेस स्क्वायर की शेप में होते हैं। बताइए, आपका एक स्क्वायर है, मैंने अगर यहां पे एक एटम ऐसे रखा है, आप इस पर जब किसी भी फेस को चेक करते हो तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बनेगी ना। ऐसे करके स्ट्रक्चर बनेगी क्यूब के। किसी भी फेस को देखिएगा, बताइए ये एटम इसको टच करेगा, ये एटम इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, और ये एटम इसको टच करेगा। ये सभी एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब एक ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो हमारी सिंपल क्यूबिक है, हमें बनाने क्या है, एफसीसी। अब मैंने क्या किया, जितने भी फेस थे, हर फेस के सेंटर में बीचों बीच हमने एक एटम ऐसा ही लाके रख दिया। थोड़ा सोचिए, अगर हम इतना ही बड़ा एक एटम इसके बीच में लाके रख दें, इतना ही बड़ा एक एटम इसके बीच में लाके रखें, तो ये एटम अब एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं अगर इसके बीच में एक एटम रखूं, तो ये वो एटम है जो हमने फेस के सेंटर पर रखा है, और ये बाकी के वो 4 एटम है जो हम इस कॉर्नर पर रख रहे हैं। आप इसको कंसीडर करिए, ये वाला पॉइंट मान लो A, ये वाला पॉइंट B, ये पॉइंट C, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने D मान लिया। D हमारा ये वाला पॉइंट है, मतलब दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने नीचे वाले फ्लोर को कंसीडर किया। आपको पता है कि क्यूब के अंदर जो क्यूब की एज होती है, AB = BC = A। मतलब यहां से यहां तक किसके बराबर है, स्मॉल a, और ये भी किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये भी स्मॉल a के बराबर होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर का डायगोनल।
भाई छठी 6 क्लास से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th 9th 10th आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो a√2 के बराबर होता है। तो दिस इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये जो डायगोनल है ये किसके बराबर है? a√2। स्क्वायर का ये जो डायगोनल है ये a√2 के बराबर है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो डायगोनल है हमारा AC, इसमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये किसके बराबर है? स्मॉल r। ये कितना हो जाएगा? 2r। और ये कितना हो जाएगा? r। मतलब इसकी रेडियस स्मॉल r, इसका डायमीटर और इसकी रेडियस r। तो आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 4r। भाई AC की वैल्यू a√2 के बराबर है और AC की वैल्यू 4r के भी बराबर है। इसकी रेडियस r, इसका डायमीटर 2r, इसकी रेडियस r, ये पूरा का पूरा आपका 4r के बराबर है। तो ये जो हमारा AC है वो a√2 भी है और AC इसके बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम करें कंपेयर, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कंपेयर करें तो रिलेशन आएगा 4r इक्वल टू a√2। ऑलराइट, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि फेस सेंटर FCC में 4r इक्वल टू a√2 के बराबर क्यों होता है। इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम BCC की बात करते हैं। मैं साइड बाय साइड जो एनिमेटेड वीडियो डाल रहा हूं उससे शायद आपको समझने में आसानी हो रही होगी। कॉपी कर लीजिए। सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर में आपने A और R का रिलेशन कर लिया। अब इसके बाद लास्ट बचा हमारा सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद तीसरा है बॉडी सेंटर, BCC की बात करते हैं। सुनिएगा, जब बॉडी सेंटर में आपने एक इस तरीके से क्यूब बना ली, अब ये जो मैंने क्यूब बनाई है, मैं इस पॉइंट को तो मानता हूं पॉइंट A, इसको मैंने मान लिया पॉइंट B, इसको मान लिया पॉइंट C और इसको मान लिया पॉइंट B। ये पॉइंट ABCD जो मैंने कंसीडर किए। अब सबसे पहले आप लोग अपने उस कमरे में जिसमें आप बैठे हुए हैं, उस कमरे में इन सभी पॉइंट को इमेजिन करिए। मतलब आपके जो सामने वाली दीवार है उसका ऊपर वाला छत का कॉर्नर हो जाएगा D, नीचे वाले फर्श का सेंटर हो जाएगा C, आपकी तरफ वाले का हो जाएगा B, और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोकेशन कहां पर है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि AB की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू स्मॉल a। मतलब आप लिखोगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू स्मॉल a। यही तो लिखोगे आप। मतलब ये वाली क्या है? क्यूब की साइड, ये भी क्यूब की साइड और ये भी हमारी क्यूब की साइड है। अब अगर मैं ये वाला जो पॉइंट है A और C के बीच का, इसको मिला दूं तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये हमारा स्क्वायर का डायगोनल है, क्योंकि नीचे वाला जो प्लेन था वो तो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर का डायगोनल है। और स्क्वायर का जो डायगोनल है AC, मतलब स्क्वायर डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल किसके बराबर होता है? a√2 के बराबर होता है। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो a√2 है और ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है? स्मॉल a। दिस इज द साइड ऑफ क्यूब स्मॉल a। अब आप सभी अच्छे से देखो कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर मैं इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को ज्वाइन कर दूं, कॉर्नर A और कॉर्नर B को, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूब का डायगोनल। आप इसे क्यूब का डायगोनल बोलेंगे। हालांकि ये डायगोनल हमारा यहां से ऐसे टच होते हुए जाएगा, एग्जैक्टली इस तरीके से जाएगा ऐसे। ये जो है दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूब। हम सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि क्यूब का जो डायगोनल है उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब इसमें जो AD है दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूब, ये क्यूब का डायगोनल है। अब जरा आप ट्राइंगल ACD को चेक करो। ट्राइंगल ACD में ये जो एंगल है ACD, ये आप सभी को 90 डिग्री दिख रहा होगा। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर
और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ये तीनों शब्द सुनते ही आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम आ गई होगी। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जाए तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये रहा हाइपोटेनियस, AC बेस का स्क्वायर और CD परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। हमें AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है a√2 का स्क्वायर। CD की वैल्यू कितनी है? a का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। भाई ये a स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? AD स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर। तो यहां से AD की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? AD इज इक्वल टू a√3 डायगोनल ऑफ Q। अब जो मैंने एनिमेटेड वीडियो आपके साथ बॉडी सेंटर BCC की शेयर की थी, उस वीडियो को थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। बॉडी सेंटर में क्यूब के जितने भी कॉर्नर होते हैं, सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रखा जाता है और सबकी रेडियस बराबर बराबर होती है। इसके अलावा हम बिल्कुल क्यूब के बीचों बीच एक एटम और रखते हैं। बिल्कुल क्यूब के सेंटर में हमने एक एटम रखा है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा, इमेजिन करना अपने माइंड में। जो ब्लू कलर वाला एटम क्यूब के सेंटर में रखा है, ये ब्लू कलर वाला एटम कॉर्नर पे रखे हुए सभी 8 एटम से टच होगा। ब्लू कलर वाला एटम कॉर्नर पे रखे हुए सभी 8 एटम से टच होगा, लेकिन कोई भी कॉर्नर वाला आपस में टच नहीं करेगा। ये इसको टच नहीं करेगा, इनके बीच में खाली जगह बचेगी, स्पेस बचेगा, उसे वॉइड कहते हैं। इन दोनों के बीच में खाली जगह बचेगी, इन दोनों के बीच में खाली जगह बचेगी, लेकिन हर कॉर्नर वाला सेंटर में रखे हुए एटम को टच करेगा। मतलब ये कॉर्नर वाला इस वाले एटम को टच कर रहा है और ये कॉर्नर वाला भी इसको टच कर रहा है। अगर मैं इस डायगोनल को बाहर निकालूं, ये पॉइंट क्या है हमारा D और ये वाला पॉइंट क्या है A। तो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के बीचों बीच एक हमारा ब्लू कलर वाला एटम रखा है और इस डायगोनल पे 2 एटम आपके कॉर्नर वाले, ये D इस कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला। अब मैं अगर इनकी पूरी लेंथ काउंट करूं तो रेडियस R, 2R एंड R, ये पूरा किसके बराबर आ रहा है? तो 3D में ये जो अभी आपने चेक किया, इसके अंदर आपकी वैल्यू आ रही है AD इज इक्वल टू 4R। ठीक है, मतलब ये पूरा जो AD है इसकी वैल्यू 4R के बराबर आ रही है। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 यानी 4R इक्वल टू कितना हो जाएगा? a√3 के बराबर हो जाएगा। कर लीजिए, जल्दी कॉपी करो। तो भाई हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में क्या पढ़ा? पहले तो पढ़ा Z, फिर क्या पढ़ा हमने कि A और R में रिलेशन क्या होता है। अब इसके बाद हम अगली एक डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। हेडिंग लिख लीजिए और डेफिनेशन लिखो। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एटम, total number of atom which are touching, this is the total number of atom which are touching an atom, which are touching an atom in crystalline structure, in unit cell of crystal, in unit cell of, this is the total number of atom which are touching an atom in the 3-dimensional space, in the total number of touching an atom। 2 मिनट।
This is the total number of atoms which are touching an atom in 3D space of unit cell, 3D space of unit cell, 3D space of unit cell in crystal. भाई इंग्लिश वाली बात है, सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं अपने आप, मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी क्रिस्टल के अंदर, या यूं कहिए कि अगर यूनिट सेल को देखते हो तो यूनिट सेल में चारों तरफ से देखा जाता है, हर जगह से देखना है। एक एटम को जितने भी एटम चारों तरफ से टच करते हैं, 3 डायमेंशनल में, 3D में चारों तरफ से टच करते हैं, उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे या मान लो कि मैंने एक एटम इस तरीके से रखा और इसके अराउंड मैं इस तरीके से कुछ एटम रख देता हूं। आप कहेंगे कि ये जो सेंटर में एटम रखा है, इसको 4 एटम टच कर रहे हैं, इसको 4 एटम टच करेंगे तो हम कहेंगे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 के बराबर है। एक एटम को जितने भी एटम टच करें वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब मान लो कि मैं अगर इस तरीके से लिखता हूं, सपोज मैंने ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाई 3D के अंदर। अब ये जो सेंटर में एटम रखा है, इसको 6 एटम टच करेंगे तो हम कहेंगे सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि कोऑर्डिनेशन नंबर हर एटम का अलग अलग होगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। कुछ केसेस में अलग अलग एटम का अलग अलग होता है, कुछ केसेस में सभी एटम का सेम होता है। जैसे अगर हम सिंपल क्यूबिक में बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में एक ही टाइप के एटम लेते हैं तो हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा। मैं 3D में जो एनिमेटेड वीडियो क्लिप शो करता हूं आपको, वो ये समझाने के लिए करता हूं कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ में आए कि एक्चुअली एटम एक दूसरे से टच कैसे हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बॉडी सेंटर बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के बराबर होता है और फेस सेंटर एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। 12 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं हो सकता। मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। 12 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात जरा ध्यान से देखना कि अगर मान लो कि आप किसी चीज को गर्म करते हो, किसी भी क्रिस्टल को या यूनिट सेल को गर्म करते हो, तो गर्म करने पर जो एटम है वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे। और जब एटम एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे तो क्या वो एटम एक दूसरे को टच करेगा? नो, एटम अलग हो गया, बीच में गैप आ जाएगा। जब एटम एक दूसरे को टच नहीं करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी क्रिस्टल पर प्रेशर लगाऊं तो प्रेशर लगाने से वो एटम एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे और एटम एक दूसरे को टच करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। जैसे ये हमारे पास कुछ एटम रखे हुए हैं। अब आप क्या करो, अगर इसके ऊपर प्रेशर लगाते हो तो ये सारे एटम एक दूसरे के पास आएंगे और पास आने के बाद ये इसको टच करना शुरू कर देंगे, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता चले जाएगा। और इसी को अगर गर्म किया जाए तो एटम दूर हो जाएंगे, एटम दूर हो जाएंगे तो इसको एटम टच नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, वो एग्जांपल आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, नमक, हम जो नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम को चारों तरफ से 6 क्लोरीन टच करते हैं और एक क्लोरीन को चारों तरफ से 6 सोडियम टच करते हैं। मतलब इसमें सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है और क्लोरीन का भी 6 होता है। और सीजियम क्लोराइड, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8/8, यानी एक सीजियम को 8 क्लोरीन टच करते हैं और हर क्लोरीन को चारों तरफ से 8 सीजियम टच करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर क्या है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब मान लो कि ये जो NaCl है, हमने NaCl के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज किया। जब NaCl के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो NaCl के आयंस का अरेंजमेंट
सीजियम क्लोराइड के अरेंजमेंट की तरह हो जाता है, यानी इसका अरेंजमेंट बदलकर इसके अरेंजमेंट की तरह हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का कितना हो जाएगा 8/8। और अगर सीजियम क्लोराइड को गर्म किया जाए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, तो सीजियम क्लोराइड का अरेंजमेंट, सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर NaCl की तरह हो जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। और ये जो मैंने एग्जांपल बताया है, दिस इज नॉट इन द 12th क्लास, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है आईडी जेईई और नीट के पर्पस से, या कुछ बच्चों के स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये चीज कॉपी कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैंने क्या बताया, एक एटम को चारों तरफ से कितने एटम टच कर रहे हैं। जैसे एक बात फिर देखिए, हमने जो बीसीसी स्ट्रक्चर बनाई थी, उस बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या बनाया था, हमने बीसीसी में ऐसे बनाया था, जितने भी कॉर्नर थे हर कॉर्नर पर एक एक एटम रखा था। कॉर्नर के अलावा हमने क्यूब के बीचों बीच एक एटम रखा था सेंटर में। मैंने 3D में जो आपको वीडियो क्लिप दिखाई और इससे पहले जो बताया, उसमें क्या कहा था कि कॉर्नर वाले आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन हर कॉर्नर वाला सेंटर में रखे हुए एटम को टच करेगा। तो ये सेंटर वाला एटम कितने एटम से टच हो रहा है, ये सेंटर वाला एटम चारों तरफ से 8 एटम से टच होगा। तो इसे कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में 8 के बराबर होता है। वर्चुअल क्लासरूम में कोऑर्डिनेशन नंबर को समझाने में काफी प्रॉब्लम होगी, रियल क्लासरूम होता तो मैं बहुत अच्छे से समझाता। हमें पेपर में वैसे ही एक्सप्लेन करना नहीं है, आप लोग फिलहाल इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन में 6, बीसीसी में 8, एफसीसी में 12। ये आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे पूछ लिया कि कौन सी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बराबर होता है। ऑप्शन ए बॉडी सेंटर, ऑप्शन बी स्पेस सेंटर, ऑप्शन सी सिंपल क्यूबिक सेंटर, या डी नन ऑफ दीज। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए कॉपी करिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। भाई सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर और बीसीसी में हमने जो जानकारी हासिल की, उसके बाद कुछ जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उससे पहले कुछ जरूरी बात है, भाई क्यूब क्या होती है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ये हमारी क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर अगर किसी एटम को कॉर्नर पर रखा जाए तो उसका कितना पोर्शन क्यूब के अंदर आता है 1/8। जिस एटम को क्यूब के बीचों बीच रखा जाता है उसे कहते हैं बॉडी सेंटर, और इसका कितना पोर्शन क्यूब के अंदर आता है, सारा का सारा पोर्शन क्यूब के अंदर आता है। मतलब बॉडी के सेंटर में आप एक ही एटम रख सकते हैं, और कॉर्नर पे जो एटम रखा गया है वो कितना माना जाएगा 1/8। अगर मैंने किसी एटम को यहां फेस के सेंटर पर रखा, अगर किसी एटम को फेस के सेंटर पर रखा जाता है तो उसका आधा पार्ट क्यूब के अंदर आता है। और अगर किसी एटम को यहां रखा, इसका क्या नाम है एज, किनारा, क्यूब की साइड। अगर हमने किसी एटम को एज के सेंटर पर रखा तो उसका 1/4 पोर्शन क्यूब में आता है। ये जरूरी जानकारी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। पहले कोई बच्चा एंड सेंटर और एज सेंटर से कंफ्यूज ना हो। एंड सेंटर एक यूनिट सेल का टाइप था, यूनिट सेल का टाइप, जिसमें एंड सेंटर में हमने हर कॉर्नर पर एटम रखा था और 2 आमने सामने के फेस थे। लेकिन एज सेंटर का मतलब है क्यूब की ये जो एज होती है इसके सेंटर पे एटम रखा जा रहा है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। सुनो भाई, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है atom of A are at all the corner, atom of A are at all the corner of cube and atom of B are at all the face center of cube, face center of cube. Then find the formula of compound. Then find the formula of compound.
atom of A are present at all the corner of cube and atom of B are present at all the face center of cube, then find the formula of compound. अब आप लोग जरा पहले इसको सोचो कैसे कर सकते हैं. थोड़ा बहुत दिमाग आप लोगों ने लगाया होगा. देखो ये जो हमारी क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हमने जितने भी कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पर ये जो हमने छोटे छोटे एटम रखे हैं, ये एटम किसके हैं? ए. हमने क्यूब के सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रख दिया और वो ए का है. और क्यूब में जितने भी फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर, हर फेस के सेंटर पर हमने एक एक एटम रखा है. ये जो मैं डैश डैश करके एटम बना रहा हूं, ये किसका है? बी का. भाई जो एटम डैश डैश करके बनाया गया है वो है बी का, जो कि फेस के सेंटर पे है. और फेस के सेंटर वाले का कितना पोर्शन क्यूब में आता है? 1/2. जो एटम मैंने ब्लू कलर का दिखाया वो ए का है और वो हमने कॉर्नर पर रखा है. कॉर्नर वाले का कितना पोर्शन क्यूब के अंदर आता है? 1/8 आता है. हमें बताना है कि इस क्यूब के अंदर जितने भी एटम आ रहे हैं उनको मिलाकर क्या फार्मूला बनेगा. क्यूब के अंदर जितने भी एटम आ रहे हैं उनको मिलाकर क्या फार्मूला बनेगा. या जो ए वाला है उसका कितना पोर्शन है? 1/8. हमने जो ए वाले एटम है वो कितनी जगह रखे हैं? 8 पॉइंट पे रखे हैं. एक एटम का कितना पोर्शन है? 1/8. और कितनी जगह रखा गया है? 8. सॉल्व करके कितना है? 1. यानी आप कहोगे कि जो हमने एटम कॉर्नर पे रखा है उसका क्यूब के अंदर सिर्फ एक ही एटम है. और ये जो बी वाला है इसमें फेस वाले का कितना है? 1/2. कितने फेस पे रखा है हमने? 6 फेस पे रखा है. तो 1/2 इंटू 6 करोगे 3. मतलब जो बी वाले एटम है वो क्यूब के अंदर सिर्फ 3 है और जो ए वाले हैं वो क्यूब के अंदर सिर्फ एक ही माना जा रहा है. जो पोर्शन क्यूब से बाहर निकल रहे हैं उसे काउंट नहीं किया जाता. तो आप कहोगे एक एटम तो ए का है और बी के कितने? 3. तो कंपाउंड का फार्मूला हो गया AB3. फार्मूला इस तरीके से लिखना कि वो सिंपलेस्ट स्टीशियोमेट्री रेशो में हो, सिंपलेस्ट रेशो के अंदर होना चाहिए. नोट करिए ये एक क्वेश्चन करा है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन अभी और कराता हूं. थोड़ा जल्दी लिखिए. देखो अब जो अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप लोग इसे ट्राई करिएगा. थोड़ा सोचिएगा कैसे करें. क्या लिखा हुआ है कि A present at all the corner and B present at all the edge center. मतलब जो A एटम है वो हमने क्यूब के सभी कॉर्नर पर रखा है और जो एटम B है वो क्यूब की जितनी भी एज होती है, जैसे ये एक एज है, ये दूसरी एज है, ये तीसरी एज है, ये एज नंबर 4, ये एज नंबर 5. क्यूब के अंदर 12 एज होती है. क्यूब के अंदर 12 एज होती है. हर एज के सेंटर पे एटम रखा है. अब आप लोग इसे सॉल्व करो, निकालो क्या फार्मूला है. कुछ 10-15 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं. आपको सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है. ए वाले को कहां रखा गया है? कॉर्नर पे. और बी वाले को कहां रखा गया है? एज पे. शायद आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. या जो बी वाला एटम है उसे एज के सेंटर पर रखा गया और जिसे हमने एज के सेंटर पर रखा है उसका कितना पोर्शन क्यूब के अंदर आएगा? 1/4 सिर्फ. और कितनी एज पर रखा है? 12 एज पर रखा है. तो आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 3. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 एज होती है. हर एज पे एक एटम है और उसका 1/4 पोर्शन क्यूब के अंदर है. तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 3, यानी बी के तो 3 एटम हो गए. अब कुछ बच्चों ने क्या कर दिया होगा? 1/8 इंटू 8. बस ये गलत हो गया. देखो यहां पे क्या लिखा है कि जो ए वाला एटम है वो हर कॉर्नर पर है एक्सेप्ट 1.
मतलब क्यूब के सभी कॉर्नर पर हमने ए एटम को रखा है, बस एक कॉर्नर को छोड़ के हमने ए को सभी कॉर्नर पे रखा है, बस एक कॉर्नर को छोड़ के। यानी कितने कॉर्नर पर रखा है? 7। क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 8 में से एक जगह नहीं रखा, तो ए के कितने एटम हो गए? 7/8। यानी आप लिखोगे ए के एटम 7/8 और बी के कितने? 3। अब इसको ना सिंपल स्टीशियोमेट्री में कन्वर्ट करो। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को। जब इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा A7B24। A7B24। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो, 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं। अब जो 2 मैंने अभी क्वेश्चन आपको लिखवाए भाई, उसी से रिलेटेड ये 2 मैंने आपको क्वेश्चन दिए और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप घर पे अच्छे से वीडियो खत्म होने के बाद सोचना। हाँ, मैं आंसर लिख देता हूं और अगर आप इसका आंसर सही फाइंड ना कर पाए, मुझे कॉल करिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आप सभी मेरा नंबर जानते ही हैं, उस पर आपको आंसर पता चल जाएगा। पहले वाले का आंसर आएगा AB2, कुछ बच्चों का आंसर AB3 या कुछ और उल्टा सीधा आएगा। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा A1B2C6, ये आंसर आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको ये जो क्वेश्चन करवाए, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स में ही हमेशा आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है, या मल्टीपल चॉइस में भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन मैंने जो कराए उन्हीं से मिलते जुलते अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और इनका आंसर आप खुद घर पे सोचिएगा। हाँ, आंसर मैं वैसे लिख रहा हूं, पर आपको सॉल्व करना है कि आंसर आया कैसे। इसका आंसर आएगा AB2 और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है A1B2C6। पर आप अच्छे से सोचना कि आंसर आया किस तरीके से। अगर कोई बच्चा इसे सॉल्व ना कर पाए, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मुझे फोन करिएगा, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। चलिए भाई, ये वीडियो आप देखिए और वीडियो में जो भी आपकी डाउट आती है वो मुझे आप पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता है, अगली वीडियो फिर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।